अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। तो आज हम एक ऐसे अनोखे सम्राट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस चैप्टर में जो है हम अशोक के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि इतिहास के महानतम राजाओं में से जो एक हैं अशोक, उन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद और जीतने के बाद भी जो है युद्ध को क्यों त्याग दिया। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है अ वेरी बिग किंगडम इक्वल टू एन एम्पायर। मतलब एक बहुत बड़े राज्य को जो है हम एक साम्राज्य कह सकते हैं। तो हम जो है जिन शेरों के इमेज रुपयों और पैसों पर देखते हैं उनका जो है एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें जो है सारनाथ में एक मैसिव पिलर पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर जो है इसके जैसे कई पिलर और पत्थरों पर जो है इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किए गए थे। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इन इंस्क्रिप्शन पर जो है क्या लिखा है, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके किंगडम को जो है हम एम्पायर क्यों कहते हैं। तो अशोक जो है जिस एम्पायर पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जो है चंद्रगुप्त की सहायता की थी। हमें जो है चाणक्य के कई आइडियाज जो है अर्थशास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं। एम्पायर में जो है बहुत सारे सिटीज थे। इनमें एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जो है मेन सिटी थी। तक्षशिला जो है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन जो है वह नॉर्थ से साउथ इंडिया जाने वाले रास्ते में पड़ता था और प्रोबेबली हो सकता है कि व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार जो है यहाँ रहा करते थे। वहीं एम्पायर के बहुत बड़े एरिया में जो है फार्मर और हर्डर के गांव जो है बसे हुए थे। सेंट्रल इंडिया जैसे इलाकों में ज़्यादातर जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग जो है फल फूल को गैदर करके और जानवरों का शिकार करके जो है अपना आजीविका चलाते थे। एम्पायर के अलग अलग इलाकों में जो है लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग जो है शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो इतना सब एम्पायर के बारे में जानने के बाद अब ये सवाल उठता है कि एम्पायर जो है किंगडम से कैसे डिफरेंट है। तो एम्पायर को जो है बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है किंग के कंपैरिजन में, क्योंकि एम्पायर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है किंगडम से और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एम्पायर को जो है बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती है ताकि वे जो है टैक्स को कलेक्ट कर सके। तो ये तो हमने समझा कि एम्पायर जो है वो किंगडम से कैसे अलग है। अब हमारा अगला टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर। चूंकि एम्पायर जो है बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर जो है अलग अलग ढंग से रूल किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर जो है सम्राट का सीधा कंट्रोल था। इसका मतलब ये हुआ कि इन इलाकों के गांवों और शहरों के फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स मतलब किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए राजा जो है ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था अधिकारी जो है उसको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को जो है मतलब कि ऑफिशियल्स को जो है सैलरीज भी दिया जाता था। इनके अलावा मैसेंजर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस हैं वह ऑफिशियल्स के कार्य पर जो है नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर जो है सम्राट था जो राज परिवार और सीनियर मंत्रियों की सहायता से जो है सब पर कंट्रोल रखता था। साम्राज्य के अंदर जो है कई छोटे छोटे एरिया और प्रोविंस थे। इन पर तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी
प्रोविंशियल कैपिटल से जो है शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन एरियाज पर जो है कंट्रोल रखा जाता था और अक्सर जो है राजकुमारों को वहां का गवर्नर बना के भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर जो है लोकल कस्टम और रूल्स को ही माना जाता था। इसके अलावा सेंटर्स के बीच जो है वास्ट एरिया थे। इनके इलाकों में जो मौर्यास थे वह सिर्फ रोड और रिवर्स पर ही कंट्रोल रखते थे, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से उन्हें जो भी रिसोर्सेज या फिर ट्रिब्यूट जो है वो मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट कंबल के लिए और साउथ इंडिया जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि रिसोर्सेज ट्रिब्यूट के रूप में जो है इकट्ठे किए जाते थे। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ट्रिब्यूट जो है वो टैक्स से कैसे अलग है। तो जहाँ टैक्स जो है वो रेगुलर तौर पे इकट्ठे किए जाते थे, वहीं ट्रिब्यूट जो है वो रेगुलर नहीं होता था। वह जो है जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। इसमें जो है लोग वैरायटी ऑफ थिंग जो है देते थे और अक्सर जो है अपनी मर्जी से देते थे। और अंत में जो है जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ जो है रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्यन ऑफिशियल्स को जो है एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स मतलब हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अब चलिए हम एक अकाउंट देखेंगे जो कि मेगास्थनीज ने जो है लिखा है इम्पेरर और कैपिटल सिटी के बारे में। तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त के दरबार में जो है वेस्ट एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ हम उसके डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट जो है देखेंगे। तो उसने जो है लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके गार्ड्स सोने और चांदी से डेकोरेटेड हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ गार्ड्स जो है पैरों को लेकर चलते हैं और इन पर ट्रेंड तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे जो है हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई जो है उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे जो है लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वहीं उसने जो है पाटलिपुत्र जो कि अभी मॉडर्न पटना है उसके बारे में लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक मैसिव वॉल से घिरा हुआ है जिसमें 570 जो है टावर्स हैं और 64 जो है मतलब 64 जो है गेट्स हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर जो हैं लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी जो है वह ऊंट से बना है जिसे स्टोन से डेकोरेट किया गया है। यह जो है चारों तरफ से गार्डन्स और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो मेगास्थनीज ने जो है एम्पेरर और कैपिटल सिटी के बारे में यह डिस्क्राइब किया है। अब हम अशोका के बारे में जानेंगे जो कि एक काफ़ी यूनिक रूलर था। तो मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर जो है वो अशोका थे। वह जो है ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन द्वारा जनता तक जो है अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के जो है ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। अब हम अशोका के कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो कलिंग जो है वो कोस्टल उड़ीसा का एंशिएंट नेम है। अशोका ने जो है कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन वायलेंस और खून खराबा देखकर जो है उन्होंने निर्णय लिया कि वे जो है फ्यूचर में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे।
वह जो है हिस्ट्री में पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने वार को जो है जीतने के बाद भी जो है वार लड़ना छोड़ दिया। अब चलिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। अपने एक इंस्क्रिप्शन में जो है अशोका ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद जो है मैंने कलिंग को जीत लिया। लगभग 1.5 लाख लोग जो है बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा जो है मारे गए। इससे जो है मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी जो है किसी स्वतंत्र देश को जो है जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जो है बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और जो मॉन्क होते हैं वो भी बेचारे मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को जो है बहुत प्यार करते हैं और स्लेव के प्रति जो है दयावान होते भी हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को जो है खो देते हैं। इसलिए मुझे जो है पश्चाताप हो रहा है। अब जो है मैंने धमा का जो है पालन करने एवं दूसरों को जो है इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धमा के माध्यम से जो है लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये इंस्क्रिप्शन जो है फ्यूचर के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए इंस्क्राइब करवा रहा हूँ ताकि मेरे बाद भी जो है मेरे बेटे और मेरे पोते भी जो है युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धमा को कैसे बढ़ाया जाए। तो अशोक ने जो है इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये बात कहने की कोशिश की। तो चलिए देखें कि अशोका का जो है धमा क्या है। तो अशोका के धमा में किसी देवता की पूजा या फिर किसी सेक्रीफाइस की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता जो है अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को जो है निर्देश दे। वे बुद्धा के उपदेशों से काफी प्रेरित भी हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए जो है उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे जो है कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी जो है झगड़े होते रहते थे। अशोका ने जो है यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान जो है उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धमा महामाता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर जो है धमा की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त जो है अशोका ने अपने मैसेज को कई स्थानों पर जैसे कि रॉक्स और पिलर्स पर जो है खुदवा दिए। इसके अलावा अधिकारियों को जो है ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोका ने धमा के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। फिर उन्होंने जो है सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और रेस्ट हाउस बनवाएं। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की। आगे बढ़ने से पहले इस पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति को देखें। यह जो है बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। यह एक मौर्यन पिलर का हिस्सा है। अभी जो है इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह जो है उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अब चलिए हम देखें कि अपने प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। तो उनका कहना था कि लोग जो है बहुत सारे अवसरों पर रिचुअल्स करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का मैरिज होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब भी वे जो है तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं। पर ये रिचुअल्स जो है किसी काम के नहीं हैं।
इसके बदले यदि लोग जो है दूसरों की प्रैक्टिसेस को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होंगी। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं क्या है? ये प्रैक्टिसेस जो है वो ये है कि अपने दासों और नौकरों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और मॉन्क को जो है दान देना। इसके अलावा अपने धर्म की प्रशंसा करना या फिर दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का जो है आदर करना चाहिए। यदि कोई जो है अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में जो है अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को जो है दूसरे के धर्म के मेन आइडियाज़ को जो है समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने लिखा था इसके बारे में कि उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं आज भी जो है हमें एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो हमने अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश को देखा। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन जाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के लास्ट में दिया जाता है। तो आज हम चाइना के बारे में कुछ जानेंगे। तो मौर्यन अंपायर से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में जो है एम्पायर ने ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का जो उद्देश्य है वह नॉर्दर्न फ्रंटियर को पेस्टोरल लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक जो है इस दीवार का निर्माण कार्य चलते रहा, क्योंकि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बदलती रहीं। ये दीवार जो है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी जो ऊपरी सतह है वह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को जो है बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर की दूरी पर जो है इसकी निगरानी के लिए वॉच टावर बने हुए हैं। तो ये तो हमने चाइना के ग्रेट वॉल के बारे में जाना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट डेट है कि बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो कि लगभग 2300 साल पहले हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट है कोलैप्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि लगभग 2200 साल पहले हुई थी। और थर्ड इंपॉर्टेंट डेट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सातवाहना किंगडम, जो कि लगभग 2100 साल पहले हुई थी। और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।